कक्षा 11 आरोह पाठ 1 नमक का दरोगा। पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? इसका उत्तर है, कहानी का प्रमुख पात्र दरोगा बंसीधर हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है क्योंकि वह एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपरायण व्यक्ति है। स्वयं उसका पिता घर से जाते वक्त रिश्वत वाली नौकरी ढूंढने की शिक्षा देता है। अलोपी दीन जैसा रईस पंडित भी उसे रिश्वत देने की लाख कोशिश करता है परंतु असफल रहता है और भ्रष्टाचार दरोगा के आगे नतमस्तक हो जाता है। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? इसका उत्तर है, इस कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के दो पहलू नज़र आते हैं। पहले पक्ष में वह धन के नशे में उन्मत्त रईस है जो समझता है कि संसार तो क्या स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है, न्याय और नीति सब उसके खिलौने हैं। वह दरोगा को रिश्वत देने के लिए साम दाम की नीति अपनाता है। दूसरे पक्ष में एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि वह स्वयं बंसीधर के घर जाकर उसे अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर स्थापित करने के लिए प्रार्थना करता है, जिससे सिद्ध होता है कि वह स्वयं भी दिल से उसकी ईमानदारी और धर्मनिष्ठा की इज्जत करता है। अगला प्रश्न है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। वृद्ध मुंशी। वृद्ध मुंशी बंसीधर का पिता है। परिवार की हालत ठीक नहीं है तथा घर में बेटियां हैं जो समय के साथ बड़ी होने लगी हैं। वृद्ध पिता अपने बेटे से सारी उम्मीदें लगाए बैठा है। एक वृद्ध पिता का और परिवार का पुत्र के बड़े होने पर उससे उम्मीद पूरी होने की आशा रखना सच्चाई है तथा महंगाई के ज़माने में वेतन से खुशहाल जीवन बिताना और वह भी ईमानदारी से इस भ्रष्टाचार व्याप्त समाज में बड़ा मुश्किल है। अतः पिता द्वारा पुत्र को यह शिक्षा देना कि नौकरी में ओहदे से ज़्यादा निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, गलत होने पर भी सच्ची थी। वकील झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर देते हैं। इस कहानी में भी पंडित अलोपी दीन के रईस होने के कारण वकील उसके गुलाम बन जाते हैं। वकीलों की एक पूरी सेना की लिख लेना, यहाँ पर छूट गया। वकीलों की एक पूरी सेना अलोपी दीन को अदालत के पंजे से छुड़ाने में जुट गई और सच को भ्रमात्मक बना दिया। शहर की भीड़। जब दरोगा पंडित अलोपी दीन को गिरफ्तार करता है तो सभी पंडित की निंदा करते हैं। भीड़ इस प्रकार व्यवहार करती है जैसे उसकी गिरफ्तारी से संसार से पापी और पाप नष्ट हो गए हैं। इसमें कुछ निंदा करने वाले तो ऐसे थे जो स्वयं निंदनीय कार्य करते थे, परंतु जब पंडित धन के बल पर वाइज्जत बरी हो जाता है तो पासा पलट जाता है। अब भीड़ ईमानदार दरोगा पर निंदा की बौछार करने लगती है। निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। यह किसकी उक्ति है? इसका उत्तर है, यह बंसीधर के वृद्ध पिता की उक्ति है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, इसको आप याद कर लेना अच्छे से। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे जैसे मास समाप्त होने लगता है वेतन भी समाप्ति के करीब पहुंच जाता है। जैसे चांद पूर्णिमा के बाद घटता है वैसे ही वेतन घटने लगता है और अमावस्या के चांद की तरह समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? जी नहीं, हम इस वक्तव्य से सहमत नहीं हैं। यह सत्य है कि वेतन पूर्णमासी के चांद की तरह है जो चांद के घटने की तरह मास के अंत तक समाप्त हो जाता है, परंतु रिश्वतखोरी समाज के नाम पर कलंक है। रिश्वत भगवान द्वारा दी गई आमदनी नहीं बल्कि विवश आदमी को धोखा देकर लिया गया धन है। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, धर्म की धन पर विजय, सत्यमेव जयते,
धर्म विजय। इस कहानी में दरोगा बंसीधर सिर्फ सत्य के बल पर, धर्म के बल पर एक जाने माने रईस को गिरफ्तार कर लेता है। इसका बदला उसे नौकरी से मुअत्तल होकर लोगों की निंदा का तथा परिवार की उपेक्षा का पात्र बनकर चुकाना पड़ता है, परंतु वह धन के आगे नहीं झुकता। कहानी के अंत में धन के बल को प्रयोग करने वाला पंडित अलोपीदीन स्वयं दरोगा के गुणों को गाकर उसे अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करता है। पंडित धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाले दरोगा का सम्मान करता है तथा धर्म के आगे नतमस्तक होता है। इस प्रकार धर्म और सत्य की विजय होती है, अतः उपर्युक्त शीर्षक भी उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में अलोपीदीन के बंसीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? इसका उत्तर है, कहानी के अंत में एक स्टाम्प पेपर के साथ अलोपीदीन बंसीधर के घर आता है तथा उसे 6,000 रुपये वार्षिक वेतन पर अपना स्थायी मैनेजर नियुक्त कर लेता है। इसका कारण एक तो यह है कि हर रईस आदमी चाहता है कि उसकी दौलत को संभालने वाला मैनेजर उसके प्रति विश्वसनीय, ईमानदार तथा वफादार हो। भले ही पंडित ने उसे नौकरी से मुअत्तल करा दिया, परंतु दिल से वह उसकी ईमानदारी का कायल था। यह एक आध्यात्मिक सच्चाई है कि जो बात वास्तव में सही तथा सत्य है, हमारा मन सही और गलत को दर्पण की तरह बता देता है। यह अलग बात है कि हम उस सच्चाई को व्यवहार में प्रयोग करते हैं या नहीं। हम भी यथार्थवाद के भौड़ेपन को आदर्शवाद में संजोकर इस कहानी का अंत करते, जैसे उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने किया है। अब है पाठ के आसपास प्रश्न। पहला प्रश्न है, दरोगा बंसीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी करने को तैयार हो जाता है। आपके विचार से बंसीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? इसका उत्तर है, इस कहानी का अंत अनेक शंकाओं को जन्म देता है। जैसे यदि पंडित के मन में दरोगा, यहाँ के कर लेना गलत लिख गया है मैं, पंडित के मन में दरोगा की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा के प्रति श्रद्धा थी, तो उसने उसे मुअत्तल क्यों करवाया? बेईमान और घाघ पंडित के मन में दरोगा की एकाएक ईमानदारी के प्रति इतना सम्मान कैसे उदय हुआ? दरोगा ने कैसे मान लिया बेईमान, रिश्वतखोर और धोखाधड़ी करने वाला पंडित अब उसके साथ धोखा नहीं करेगा? परंतु इन सब का कारण एक है कि हर रईस व्यक्ति चाहता है कि उसके धन वैभव को संभालने वाला व्यक्ति बहुत ईमानदार, धर्मनिष्ठ हो, वरना बेईमान तो उसकी जायदाद को हड़प सकता है, उसे धोखा दे सकता है। इसलिए वह सहृदय होकर उसे अपने यहाँ मैनेजर रख लेता है। बंसीधर को भी एक सप्ताह में पता चल गया था कि सब धन के पुजारी हैं। नौकरी छूटते ही माता पिता उसको खरी खोटी सुनाते हैं और उसकी उपेक्षा करते हैं। पत्नी कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं करती। रही बात पंडित द्वारा दोबारा धोखा दे सकने वाली शंका की, तो कहानी के आरंभ में ही बंसीधर के व्यक्तित्व के बारे में लिखा है कि धैर्य उसका मित्र, बुद्धि उसकी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन उसका अपना सहायक था। ऐसा आदमी हर जगह सफल हो जाता है। अगला प्रश्न है, नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? इसका उत्तर है, वर्तमान समाज में भी पुलिस विभाग, कर विभाग इत्यादि में ऐसे पद हैं जहां पद पाने के लिए बड़ों का मन लालायित होता है। पुलिस विभाग में दरोगा, कर विभाग में कर निरीक्षक तथा उत्पाद विभाग में निरीक्षक, निर्माण विभाग में अभियंता का पद तथा अन्य विभागों में जहां सुविधा शुल्क की प्राप्ति होती हो, ऐसे पदों के लिए अधिकतर लोग लालायित रहते हैं। अगला प्रश्न है, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। इसका उत्तर है, एक बार हम सभी विद्यालय जा रहे थे कि हमने देखा कि गर्मी के मौसम में भी एक व्यक्ति कंबल ओढ़ रहा था। हमें शक हुआ कि यह कंबल में छिपाकर चीज़ें उठा ले जाएगा।
जब हम विद्यालय से आए तो पता चला कि उसने एक दुकान पर बहुत सी साड़ियाँ देखी थीं और 10-11 साड़ियाँ वो चुरा ले गया। इस प्रकार कंबल को गर्मी में ओढ़ने वाले तर्क ने हमारे भ्रम को पुष्ट किया। अगला प्रश्न है, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी, अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए। इसका उत्तर है, जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो। पहला प्रश्न है, जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो। इसका उत्तर है, जब किसी होनहार विद्वान सुशिक्षित व्यक्ति को मजदूरी करते देखा तो लगा कि उसका पढ़ना लिखना व्यर्थ गया। अगला प्रश्न है, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो। इसका उत्तर है, जब किसी को बहुत अच्छा ओहदा मिला, किसी को बहुत अच्छे पद पर देखा। पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा, साक्षरता अथवा शिक्षा? क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? इसका उत्तर है, पढ़ना लिखना का अर्थ यहाँ शिक्षा से है। साक्षरता का अर्थ पढ़ना लिखना है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी बढ़िया जगह किसी शिक्षित के स्थान पर नियुक्त हो सकता है। इसका फ़ायदा इतना ही है कि शोषण ना हो पाए, जबकि शिक्षा वह है जो किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए सुयोग्य बना देती है। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? इसका उत्तर है, मध्यम वर्गीय परिवार में लड़कियां जब युवतियां बनने को विकसित होने लगें और आय पर्याप्त ना हो तो उनके प्रति अभिभावकों को सुयोग्य वर ढूंढने तथा विवाह करने की चिंता सताने लगती है। अतः उन्हें लड़कियां जल्दी बढ़ती नजर आती हैं और चिंता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास अलोपी दीन जैसे व्यक्ति को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उपर्युक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखें। इसका उत्तर है, हम भी ऐसे व्यक्ति के बारे में विस्मित हो जाएंगे अगर वह गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ भ्रष्टाचार की बोलबाला है और एक रईस व्यक्ति जो सब कुछ खरीद सकता है, यहाँ तक कि न्याय को भी खरीद सकता है, वह गिरफ्तार हो जाए तो फिर हमारा भी विस्मित होना स्वाभाविक है, परंतु हम उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने की बजाय उसे सज़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे। समझाइए तो जरा। पहला प्रश्न है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। इसका उत्तर है, नौकरी में इस ओर ध्यान न देना कि ओहदा क्या है, बल्कि इस बात पर ध्यान देना रिश्वत कितनी मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, इस विस्मृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। इसका उत्तर है, इस संसार में जीवन यापन करने के लिए धीरज, बुद्धि और स्वविवेक ही बंशीधर के सहायक थे। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। इसका उत्तर है, बंशीधर ने मन ही मन सवाल किया कि यमुना की शांत लहरों की आवाज़ सुनने की बजाय उसे गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का शोर क्यों सुनाई दे रहा है। इस प्रकार मन में उठा भ्रम इस सवाल से और भी स्पष्ट हो गया। अगला प्रश्न है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसा चाहती है नचाती है। इसका उत्तर है, पंडित अलोपी दीन सोचता है कि वह धन के द्वारा न्याय, नीति, ईमान सब कुछ खरीद सकता है और जैसे चाहे इनसे खिल सकता है। अगला प्रश्न है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसका उत्तर है, समाज में अगर कोई अनहोनी घटना घटती है तो जितने मुंह उतनी बात सुनाई पड़ती है और यह काम बहुत जल्दी होता है। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसका उत्तर है, वृद्ध मुंशी अपने बेटे को कोसता है कि इतने रईस आदमी से पंगा क्यों लिया, ऐसी शिक्षा व्यर्थ है। अगला प्रश्न है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। इसका उत्तर है, पंडित अलोपी दीन धन के बल पर अदालत
से बाइज्जत बरी हो जाता है। धर्मनिष्ठ दरोगा विवश हो जाता है। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। इसका उत्तर है अदालत में धर्म के विरुद्ध धन ने सब कुछ खरीदने का कार्य शुरू कर दिया था। इस प्रकार स्थिति युद्ध जैसी बन गई। अब है भाषा की बात। भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियों और मुहावरों के जानदार उपयोग तथा हिंदी उर्दू के साझा रूप एवं बोलचाल की भाषा के लिहाज से यह कहानी अद्भुत है। कहानी में से ऐसे उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी बताइए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी का कथ्य अधिक असरदार बना है। इसका उत्तर है लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। लोकोक्ति। लड़कियां युवतियों के रूप में विकसित होने से पिता की चिंता को सहज ही समझा जा सकता है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। वृद्ध मुंशी कहता है कि तुम पहले औहदे की बजाय ऊपरी कमाई को देखना, जो लोकोक्ति द्वारा प्रभावशाली बन गया है। फूले ना समाये। मुहावरा। जब वृद्ध मुंशी को खबर पहुंचती है कि उसका बेटा नमक विभाग में दरोगा बन गया है तो वह बहुत खुश हुआ। मुहावरे द्वारा खुशी को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया गया है। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कुड़बुड़ाना, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। प्रफुल्लित होना, आंखें उबड़वाना इत्यादि। अगला प्रश्न है कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। इसके लिए आप अपनी ओर से 2 विशेषण और बताइए। साथ ही विशेषणों के आधार को तर्क सहित पुष्ट कीजिए। इसका उत्तर है गिनती के गन्ने। सरकारी नौकरी में तो गिनती के गन्ने मिलते हैं। लक्ष्मी दर्शन। 1 तारीख हो गई, आज तो लक्ष्मी के दर्शन होंगे। और इस कहानी में जो प्रयुक्त किया गया है वो है पूर्णमासी का चांद। तीसरा प्रश्न है बाबूजी आशीर्वाद सरकारी हुक्म दातागंज के कानपुर। दी गई विशिष्ट अभिव्यक्तियां एक निश्चित संदर्भ में निश्चित अर्थ देती हैं। संदर्भ बदलते ही अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। अब आप किसी अन्य संदर्भ में इन भाषिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हुए समझाइए। अन्य संदर्भ में सरकारी हुक्म। कैसा, कौन सा सरकारी हुक्म? दातागंज की, वो दातागंज गांव के हैं। कानपुर, गाड़ियाँ कानपुर जाएंगी। बाबूजी आशीर्वाद, बाबूजी तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त हो।